हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने हमारे सेट्स के बारे में या मैथ्स एक कैसा सब्जेक्ट है इसके बारे में में बात की थी, और उसमें हमने हमारी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब सेट्स चैप्टर की यानी समुच्चय की हम फर्स्ट एक्सरसाइज पहली प्रश्नावली 1.1 सोल्व करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि किनका सेट हम बना सकते हैं और किनका सेट नहीं बना सकते। कि हमें नाम दे दिया कि आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय, बताओ ये समुच्चय बन सकता है या नहीं बन सकता। तो बेटा इसकी पहचान करने के लिए हमें समुच्चय की परिभाषा पता होनी चाहिए। किसकी परिभाषा पता होनी चाहिए बेटा? समुच्चय की, सेट्स की। किसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें? सेट्स की यानी समुच्चय की। तो बेटा समुच्चय की परिभाषा क्या थी हमारे पास? समुच्चय की परिभाषा क्या थी? कौन बताएगा? राहुल आप बताओगे बेटा कि हमारे पास समुच्चय की परिभाषा क्या थी? हाँ सही बोला बेटा राहुल। हमारे पास समुच्चय की परिभाषा थी बेटा वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं बेटा? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो बेटा इसी पे डिपेंडेंट हमारे पास परिभाषा पे आधारित ही पहला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्नावली में पहला कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो बेटा हर क्वेश्चन में उत्तर का औचित्य एक ही रहेगा कि इसका समुच्चय बन रहा है। अगर समुच्चय बनेगा तो बेटा हम क्या लिखेंगे कि दिए गए समुच्चय के क्या बेटा अवयव क्या है? सुपरिभाषित हैं। और अगर नहीं बन रहा तो अवयव सुपरिभाषित नहीं है। जैसे हमारे पास है फर्स्ट, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बेटा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के कितने महीने होते हैं? जनवरी, जून और जुलाई। इन तीनों अवयवों को बेटा जनवरी, जून, जुलाई, मंझला कोष्ठक में कॉमा लगाते हुए हम समुच्चय बना सकते हैं। और तीनों का स्थान भी निश्चित है कि पहले जनवरी आता है और जे अक्षर से स्टार्ट होने वाला फिर कौन छठा महीना 6th मंथ कौन सा आएगा बेटा? जून। फिर 7th मंथ कौन सा आएगा? जुलाई। यानी इस समुच्चय के जो अवयव हैं वो हमारे पास कैसे हैं बेटा? सुपरिभाषित संग्रह उपस्थित है हमारे पास। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका उत्तर क्या होगा बेटा हमारे पास? कि यह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। यह सुपरिभाषित, कौन सा परिभाषित बेटा? सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। ये इसका आंसर होगा। सुपरिभाषित कैसे है वो मैंने आपको इधर साइड में समझाया कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वर्ष के महीनों में हमारे पास कितने महीने हैं? 3। और इन तीनों का स्थान भी फिक्स है कि सबसे पहले कौन सा आएगा? जनवरी, फिर आएगा जून, फिर आएगा जुलाई। यानी इनका सुपरिभाषित संग्रह है। तो बेटा ये हमारे पास एक समुच्चय है। नेक्स्ट दूसरा बेटा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो बेटा भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जानते हैं क्या हम कि कौन सा लेखक का स्थान फर्स्ट है, कौन से लेखक का स्थान सेकंड है, कौन से का थर्ड है? ऐसा पता है क्या? नहीं पता। और इनका स्थान कभी भी निश्चित नहीं रहता। तो बेटा यह अपने पास सुपरिभाषित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका उत्तर कि यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। क्लियर? समझ में आया बेटा? क्योंकि अपने पास
क्या पूछा इसने, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो बेटा 10 प्रतिभाशाली छोड़ो, वैसे ही 10 लेखकों का अगर अपन संग्रह करें तो उनमें किसका स्थान फर्स्ट है, किसका स्थान सेकंड है, ये हम सुपरिभाषित नहीं कर सकते। तो इसलिए दिया गया कथन कैसा है, हमारे पास सुपरिभाषित नहीं है। तीसरा बेटा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो बेटा आप क्रिकेट बहुत देखते हो, तो इसका आंसर बताओ कि इसका समुच्चय बन सकता है या नहीं बन सकता। हामिद क्या बता रहा है, बन सकता है। कैसे बन सकता है बेटा, बोले सर अच्छा 11 बल्लेबाजों के नाम लिखते हैं। नहीं बेटा, मैंने आपको परिभाषा में क्या बताया कि विश्व के, इसमें क्या पूछ रहा है, समुच्चय कौन होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपने से क्या पूछा इसने, विश्व के श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो बेटा श्रेष्ठ नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 कोहली, नंबर 2 पे रोहित शर्मा, ठीक, 3 पे। तो ऐसे बेटा अगर अपन संग्रह करें तो हो सकता है, जैसे आज आपने बताया कि कोहली नंबर 1 पे है, लेकिन कोहली नंबर 1 पे कहां पे हो सकता है बेटा, केवल इंडिया में हो सकता है, ये तो विश्व की मांग रहा है। तो बेटा इनका स्थान फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि चलो अभी तक कोहली आपने बताया कि बढ़िया खेल रहा है, हो सकता है नेक्स्ट सीरीज के अंदर कोहली न खेल पाए और तो दूसरा प्लेयर नंबर 1 पे पहुंच जाए। हो सकता है अगले में वो दूसरा बढ़िया न खेल के कोई तीसरा आ जाए, वो नंबर 1 पे पहुंच जाए। तो बेटा इनका जो सुपरिभाषित स्थान है वो कभी भी निश्चित नहीं होता। कभी कोई फर्स्ट है, कभी कोई सेकंड है, कभी कोई थर्ड है, कभी कोई वापस फर्स्ट है। तो बेटा इनका स्थान सुपरिभाषित नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। क्लियर। ऐसे बेटा इसमें तीसरा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये सुपरिभाषित है बेटा, क्योंकि अपनी क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं 20, 30, 50 जितने विद्यार्थी हैं, सबका अगर अपन रजिस्टर में नाम देखते हैं तो सबका सुपरिभाषित ढंग से लिखा हुआ होता है, अल्फाबेट वाइज लिखा हुआ होता है। तो सभी बालकों को संग्रह के साथ अपन, या अगर क्लास में बात करें तो सभी विद्यार्थी क्लास के अंदर सुपरिभाषित स्थान पे, अपने स्थान पे बैठे हुए रहते हैं। तो इन सभी बालकों का अपन नाम लिखें कॉमा लगाते हुए और मंझला कोष्ठक में बंद कर दें तो एक समुच्चय बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका उत्तर होगा हमारे पास कि यह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। क्लियर। अगला है बेटा 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से, और 100 से कम मांग रहा बेटा कहां तक होंगी, 99 तक। तो इनका स्थान भी फिक्स है बेटा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे बढ़ता बढ़ता कहां तक हो जाएगा, 99 तक। तो ये संग्रह भी हमारे पास कैसा है बेटा, यह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। दूसरा बेटा अगला, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब बेटा इसने यहाँ पे एक फिक्स लेखक दे दिया, तो बेटा लेखक प्रेमचंद द्वारा उपन्यासों का संग्रह। तो बेटा इनका स्थान भी सुपरिभाषित है कि सबसे पहले लेखक प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा, दूसरे नंबर पे कौन सा लिखा, तीसरे पे कौन सा लिखा। तो उनका स्थान फिक्स है, सुपरिभाषित है। तो यह भी बेटा हमारे पास एक समुच्चय है। तो इसका आंसर भी हो गया कि यह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। क्योंकि बेटा जो भी उपन्यास लिखे उसने उनका स्थान सुपरिभाषित है कि कौन सा पहले लिखा था, कौन सा दूसरा लिखा था। तो यह भी एक अपने पास क्या है, समुच्चय है।
अगला बेटा सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो आप बताओ बेटा ये सुपरिभाषित है या नहीं है? यह भी एक सुपरिभाषित है, क्योंकि सभी सम पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होते हैं, लेकिन बेटा सबसे छोटे से लेकर के कहाँ तक बढ़ते हैं? ये सबसे बड़े की ओर। तो बेटा यह है, इसका आंसर भी हो गया, यह सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। तो बेटा समुच्चय किस संग्रह का समुच्चय बन सकता है, किस संग्रह का समुच्चय नहीं बन सकता? तो इसके लिए हमारे को केवल समुच्चय की परिभाषा को ही ध्यान में रखना है। तो समुच्चय की परिभाषा हमारे पास क्या थी बेटा? कि वह संग्रह या उन वस्तुओं का संग्रह जो सुपरिभाषित हो, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? समुच्चय कहते हैं। तो बेटा जो संग्रह सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय होगा, और जो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। ओके, अब इसमें अगला है अपने पास अगला बेटा इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो बेटा प्रश्नों का संग्रह सुपरिभाषित है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न। तो संग्रह कैसा है? सुपरिभाषित है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? कि यह सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। अगला बेटा इसमें विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो बेटा इसे अपने स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते कि कौन सा जानवर सबसे खतरनाक है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है, यानी इसको हम स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। अतः यह संग्रह हमारे पास क्या नहीं है? समुच्चय नहीं है। यह स्पष्ट रूप से सुपरिभाषित नहीं है। अतः यह एक समुच्चय नहीं है। क्लियर बेटा? तो बेटा इससे कि किसका समुच्चय बना सकते हैं और किसका समुच्चय बना नहीं सकते। तो बेटा जो कथन या जो संग्रह स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा, सुपरिभाषित होगा, उसी का ही हम क्या बना सकते हैं? समुच्चय बना सकते हैं, अदरवाइज समुच्चय नहीं बनेगा। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब अगला क्वेश्चन बेटा, मान लीजिए ए बराबर समुच्चय दे रखा हमारे को 1 2 3 4 5 6। ए बराबर है समुच्चय, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक विलोम या नोट विलोम भरिए। तो बेटा हमने पिछली क्लास में विलोम और नोट विलोम, विलोम का मतलब क्या था? हमारे पास अवयव है, नोट विलोम का मतलब अवयव नहीं है। अवयव क्या होते हैं बेटा? समुच्चय के अंदर जितने भी दिए हुए होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अवयव। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये इस समुच्चय के क्या हैं? अवयव हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? हल। हमें क्या कहते रखा है? 5 8 0 4 2 10। इनमें से कौन कौन अवयव बेटा? क्योंकि 5 4 और 2 समुच्चय ए के अवयव हैं। 5 इसका अवयव है बेटा, फिर 4 इसका अवयव है और एक 2 इसका अवयव है। तो बेटा पहले में आएगा 5 विलोम कर रहा है ए में, दूसरा 8 विलोम नहीं कर रहा है ए में क्योंकि 8 इसका अवयव नहीं है, तीसरा 0 विलोम नॉट विलोम ए क्योंकि 0 भी इसका अवयव नहीं है, चौथा 4 विलोम कर रहा है बेटा ए कि 4 है वो ए का अवयव है, पांचवा
2 विलोम ए कि 2 अवयव है ए का। छठा 10 नॉट विलोम ए कि 10 इसका अवयव नहीं है। तो बेटा विलोम का मतलब क्या था, अवयव है, और नॉट विलोम का मतलब अवयव नहीं है। तो 5 इसका अवयव था विलोम, 8 इसका अवयव नहीं है नॉट विलोम, 0 इसका अवयव नहीं है नॉट विलोम क्योंकि इसमें 0 काम नहीं आ रहा। 4 इसका अवयव है विलोम, 2 इसका अवयव है विलोम, 10 इसमें अवयव नहीं है नॉट विलोम। क्लियर। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया कि विलोम का कब यूज होता है, जब अवयव है, नॉट विलोम कब यूज होगा, जब अवयव नहीं है। अब इसका एक्सरसाइज का हमारे पास 3rd क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो बेटा समुच्चयों का रोस्टर रूप कौन सा था हमारे पास कि समुच्चय के जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयवों को लिख करके हम किस में बंद करते हैं, मंझला कोष्ठक में। तो वो रूप कौन सा मिलेगा हमें, रोस्टर रूप। तो देखो बेटा इसका आंसर हल ए बराबर क्या करें बेटा, x जहां x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा पूर्णांक बेटा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 से छोटा चाहिए था। तो बेटा कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, पूर्णांक संख्याएं माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक होती हैं, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए थी, -3 से बड़ी और 7 से छोटी संख्याएं चाहिए थी। तो बेटा इसमें प्रत्येक संख्या कहाँ से कौन कौन सी आ गई, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इन सभी अवयवों को हमने किस में बंद कर दिया, मंझला कोष्ठक में। तो बेटा ये इस समुच्चय का कौन सा रूप आ गया, रोस्टर रूप। क्लियर। ये फर्स्ट का आंसर। दूसरा बेटा हमारे पास b बराबर x, जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो बेटा 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है बेटा, 1 से। तो 1 2 3 4 5 ये इसका आंसर बेटा, क्योंकि 6 से कम क्या चाहिए थे हमें, प्राकृत संख्याएं। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होगी बेटा, 1 से 5 तक। तो ये इस समुच्चय का कौन सा रूप हो गया बेटा हमारे पास, रोस्टर रूप। तीसरा बेटा इसका c बराबर x, जहां x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, कितने अंकों की प्राकृत संख्या बेटा, 2 अंकों की, लेकिन जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8। तो बेटा 2 अंकों की प्राकृत संख्या हमारे पास कहां से शुरू होती है, 10 से, और कहां तक होती है, 99 तक। 100 में बेटा 3 अंक आ जाते हैं, एक 1 और 2 0, है ना। और 10 से प्रारंभ होती है बेटा 2 अंकों की, कहां तक होती हैं, 99 तक होती हैं। तो बेटा इनके बीच वो संख्याएं ले लो जिनका योग कितना हो, 8। बेटा 17 1 और 7 8 हो गया, 26 2 और 6 8 हो गया, 35 3 और 5 8 हो गया, 44 4 और 4 8 हो गया, 53 5 और 3 8 हो गया, 62 71 और 80। प्रत्येक संख्या 2 अंक की है बेटा, और प्रत्येक संख्या के अंकों का योग कितना रहा हमारे पास, 8। तो इन संख्याओं को बेटा हम कॉमा लगाते हुए लिख करके किसमें बंद कर दिया, मंझला कोष्ठक में। तो ये हमारे पास 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 है के समुच्चय का कौन सा रूप आ गया, रोस्टर रूप। क्लियर। चौथा बेटा d बराबर x, x एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक। तो बेटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जिसमें खुद या केवल एक का भाग जाता हो या खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो या जिसके गुणनखंड नहीं होते हो। तो बेटा वह अभाज्य संख्या जिनका 60 में भाग जाता हो। तो बेटा एक तो 2 हो गया, 2 के गुणनखंड 2 या 1 ही होते। एक कौन हो गया बेटा हमारे पास 3, एक कौन हो गया हमारे पास 5।
तो इसमें वह 3 अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी, 2, 3 और 5। 3 ही क्यों आई? क्योंकि बेटा हमें वो अभाज्य संख्याएं चाहिए थी जिसमें का 60 में पूरा पूरा भाग जाता हो। क्लियर? 5वां हल, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटा टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा, देखो क्या आया, टी फिर कॉमा फिर आर फिर कॉमा आई फिर कॉमा जी फिर कॉमा ओ फिर कॉमा एन फिर कॉमा। अगला क्या रहा बेटा? ओ। ओ एक बार पहले काम में आ चुका, गया अपने यूज हो गया ओ, तो दोबारा से नहीं लेना है। एक बार अगर यूज में आ गया तो उसको दोबारा से काम में नहीं लेना है। तो अगला अक्षर कौन आएगा? अब एम कॉमा ई कॉमा टी। टी बेटा पहले यूज आ चुका गया एक बार, तो दोबारा से काम में नहीं लेना। आर, आर बेटा पहले काम में आ चुका गया तो दोबारा काम में नहीं लेना। अब कौन बचा? वाई। तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय का कौन सा रूप आ गया? रोस्टर रूप। एक बार जो लेटर हमारे पास काम में आ गया, जो अक्षर काम में आ गया, उसको दोबारा से काम में नहीं लेना है। ओके, ऐसे ही देखो बेटा इसका छठा है, ए बराबर क्या आएगा बेटा? बी, वेरी गुड, ई, वेरी गुड, टी आर। हाँ बेटा टी आर, क्योंकि ये टी एक बार आ गया, दोबारा टी इसमें यूज हो गया, क्या दोबारा वाला इसमें नहीं आएगा। ये ई भी बेटा इसमें पहले यूज हो चुका तो दोबारा नहीं आएगा। कौन बचा अब हमारे पास? आर। तो ये बेटा हमारे पास किस अक्षर के समुच्चय शब्द क्या हो गया? बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बन गया रोस्टर रूप बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर। तो बेटा एक बार जो अवयव काम में आ गया उसको दोबारा से काम में नहीं लेना है। तो बेटा ये इस समुच्चय का बेटर और ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गए? रोस्टर रूप। ओके, अब इसका अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इस बार बेटा रोस्टर रूप देकर किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो पहला था हमारे पास समुच्चय 3, 6, 9, 12। तो बेटा इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या हुआ कि प्रत्येक अवयव को हमने क्या कहा था? क्या मान लेते हैं कि चर राशि। तो क्या मान लिया? x। अब जहां x बेटा ये किस रूप में है? 3 के गुणज हैं जो कि 12 से बड़े नहीं है। देखो 3, 6, 9, 12 3 के गुणज है ना बेटा, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 कि प्रत्येक अवयव को हमने क्या मान लिया? चर x। लेकिन जहां x है क्या? x किसको माना बेटा हमने? 3 के गुणज हैं जो कि 12 से बड़े नहीं है। या बेटा इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, a बराबर प्रत्येक अवयव क्या मान लिया हमने? x। और x का मान किसके बराबर है? 3 गुणा n के बराबर है। 3 गुणा n, जहाँ पे n का मान हम 1 से बड़ा या बराबर और लास्ट 4 से छोटा या बराबर लेंगे। क्योंकि n का मान 1 रखेंगे क्या मिलेगा? 3। n का मान यहाँ से 2 रखेंगे क्या मिलेगा? 6। n का मान यहाँ से 3 रखेंगे कितना मिलेगा? 9। n का मान यहाँ से 4 रखेंगे कितना मिलेगा? 12। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारे पास पहले समुच्चय का समुच्चय निर्माण। दूसरा है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 8, 16, 32। ये बना बेटा x, जहाँ x किसके बराबर है? 2 की पावर n के। क्योंकि बेटा 2 की पावर n का मतलब हो गया 2 की पावर 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 रखेंगे कितना मिलेगा? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा? 16। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो इसको हमने ले लिया x, जहाँ x किसके बराबर है? 2 की पावर n के रूप में है। यहाँ n है वो 6 से छोटी प्राकृत संख्या। क्यों? n का मान हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा। और ये सभी की सभी संख्याएं हमारे पास कौन सी हैं? प्राकृत संख्याएं। लेकिन कहाँ तक की हैं? 6 से छोटी हैं, यानी 5 तक की। या हम इसको ऐसे बना सकते हैं बेटा b बराबर x, जहाँ x है वो 2 की पावर n के रूप में, लेकिन 1 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर।
क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे क्या चल रहे थे, 2 की पावर चल रही थी बेटा। ऐसे तीसरा बेटा हमारे पास 5, 25, 125, 625, ये किसकी पावर आ रही है बेटा, 5 की। 5 की पावर 1 करेंगे तो 5, 5 की पावर 2 कितनी हो गई बेटा, 25, 5 की पावर 3 हो गया 125, 5 की पावर 4 कितना हो गया, 625। तो यहाँ भी बेटा प्रत्येक चर अवयव को हमने क्या मान लिया, x, जहाँ x किसके बराबर है, 5 की पावर n के, और यहाँ n है वो 5 से छोटी एक प्राकृत संख्या। या हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि c बराबर x, जहाँ x बराबर 5 की पावर n, लेकिन n का मान 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर है। क्लियर। ऐसे बेटा d है 2, 4, 6, d क्या था हमारे पास, 2, 4, 6, 8, सभी की सभी सम संख्याएं हैं और सभी की सभी कैसी हैं, धनात्मक हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे पास सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखो ये रहा d, x, जहाँ x एक सम प्राकृत संख्या है, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं d बराबर x, जहाँ x बराबर 2 गुणा n, क्योंकि सम प्राकृत संख्या किसका गुणज होती है, 2 का, और 2n, n का मान है बेटा वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर। 1 रखेंगे तो बेटा कितना मिलेगा हमें, 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे 6, ऐसे n 1 से बड़ा या बराबर आगे क्यों कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। क्लियर। ऐसे बेटा इसका पांचवा हमारे पास 1, 4, 9 और कहाँ तक है 100। तो देखो बेटा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे 10 का वर्ग कितना हो गया 100। तो इसका बन गया बेटा x, जहाँ x है वो 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं, 11 से, क्योंकि बेटा 10 का तो यूज हो रहा है, 11 से छोटी प्राकृत संख्याओं का क्या है वर्ग है। यहाँ पे x है वो 11 से छोटी प्राकृत संख्याओं का क्या है, वर्ग। या हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि e बराबर x, जहाँ x का मान n स्क्वायर के बराबर है, n मतलब संख्याओं का स्क्वायर, और n का मान 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर है। तो बेटा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 2 होता है ना, हाँ नहीं, वेरी गुड, कितना होता है बेटा 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। तो बेटा ऐसे कहाँ तक है, ये 10 तक है। तो दिए गए समुच्चय का रूप कौन सा था हमारे पास, रोस्टर रूप, और इसको हमने किसमें बदल दिया, यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप। ओके बेटा। अब अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब वही रोस्टर रूप में बदलना बेटा। देखो तो हमारे पास था पहला x, जहाँ x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो बेटा विषम प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है बेटा, 1 से, इसमें से कौन सी छांट लो, विषम वाली। तो ये हो गया बेटा a बराबर मंझला कोष्टक में 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे कहाँ तक चलता जाएगा, अनंत तक। तो ये बेटा इसका कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप। तो ये इसका हल, कौन सी संख्या चाहिए थी हमें, x, जहाँ x एक क्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो बेटा विषम प्राकृत संख्याएं छाट दी और कहाँ तक जाती है, अनंत तक, तो मंझला कोष्टक में बंद कर दी। अगला है x, जहाँ x एक पूर्णांक है जो माइनस के 1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा। तो माइनस के 1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा, तो इसका मतलब हो गया बेटा माइनस का 0.5, इसका मतलब हो गया 4.5। तो इससे बड़ी पूर्णांक संख्या बेटा 1, 2, 3 और 4, क्योंकि इससे तो क्या चाहिए, 4.5 से तो क्या चाहिए, छोटी। और पूर्णांक संख्या कभी भी बट्टे के रूप में नहीं आती, हमेशा एक पूर्ण अंक आती है। तो बेटा इसका रोस्टर रूप हो गया हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर। सी है बेटा x, जहां x एक पूर्णांक है, लेकिन उस पूर्णांक का अगर वर्ग करें तो या तो 4 आना चाहिए या 4 से क्या आना चाहिए बेटा, छोटा। देखा ना, x² इज लेस देन बाई 4, कि ऐसी पूर्णांक संख्या जिसका वर्ग या तो 4 हो या 4 से क्या हो, छोटा हो। तो बेटा -2 का वर्ग कितना होता है, 4 के बराबर है। -1 का वर्ग 1, 4 से छोटा है। 0 का वर्ग 0, 4 से छोटा है। 1 का वर्ग 1, 4 से छोटा है। 2 का वर्ग 4 के बराबर है।
तो बेटा इसके रोस्ट अगर अपन 3 ले लें तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 से बड़ा चला गया और हमें क्या चाहिए था 4 या 4 से छोटा। तो इसके अंदर बेटा कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी, -2 से लेकर के 2 तक की पूर्णांक संख्याएं। ऐसा डी है बेटा x, जहाँ x है बेटा लोयल शब्द का एक अक्षर, तो बेटा इसका रोस्ट रूप हो गया L, O, Y, A, क्योंकि L तो इसमें पहले आ चुका, ये इसका हो गया बेटा। ऐसे E है X, जहाँ X वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हों, तो बेटा इस पे रख के काउंट कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो इसके ऊपर आएगा टकने पे उसमें 31 दिन होते हैं, जो खड्डे में आएगा उसमें 31 दिन नहीं होते। तो बेटा कौन कौन से मंथ आ गए, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। कैसे, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, फिर जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं बेटा, सितंबर और फिर नवंबर। क्लियर। तो इसमें कौन कौन से महीने आ गए, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। फिर अगले में पूछा था F, X, जहाँ X अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो K से पहले आता हो व्यंजन। तो बेटा सौर अपने पास 5 होते हैं वोवल्स, A, E, I, O, U, उनको छोड़ दो और बाकी ले लो, लेकिन K से पहले पहले। तो ये आ गया बेटा B, C, D, F, G, H, J। क्लियर। तो ये बेटा इन समूचों का कौन सा हो गया हमारे पास रोस्टर रूप। ओके बेटा।